तो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। और जैसा कि हम ये सीरीज में अपनी लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे थे, तो आज हमारा डे 17। आज हम देखने वाले हैं अपने मैटप्लॉट के तीसरे लेक्चर को, जिसमें हम हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और कुछ 3D ग्राफ्स के बारे में जानने वाले हैं। फाइन। अब तक मैं अगर बात करूँ तो हमने लाइन ग्राफ पढ़ लिया है, हमने बार चार्ट हमने पढ़ लिया, बार बार जिसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट के बारे में भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। मतलब हमने अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही खत्म कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन गोल है वो है पार्ट 3 पर फोकस करना। और इस पार्ट 3 में बच्चे को जितने भी ग्राफ्स हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, और अपने कुछ 3D ग्राफ्स जिनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट आई विल मेक यू श्योर हम डेफिनेटली आगे चलकर उनको भी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है? अब हिस्टोग्राम चार्ट है क्या? ये हमारा फोर्थ चार्ट है। ये हमारा फोर्थ चार्ट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दे प्रोवाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो, चार्ट्स का बेसिक काम क्या है कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उन सबकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा एनहांस करना, उनको विजुअलाइज करना, सो दैट किसी भी लेमन पर्सन के लिए या फिर आपके लिए खुद के लिए भी उसको समझ पाना और भी ज्यादा आसान हो जाए। इसको हम और एक अच्छे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आधार बताता हूँ आपको। आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसमें कि आपके पास 1 मिलियन पीपल का डेटा लिखा हुआ है। अब उस एक्सेल शीट में से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से ज्यादा है, या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज लाइक 50 से कम है, ऐसे कितने लोग हैं जो 30 की एज पर है, तो इस सारे 1 मिलियन लोगों के डेटा को आप सिंगल एक ही रो एक एक कॉलम करके आप रीड नहीं कर सकते, है ना? अगर जैसे मान के चलो कितना भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो लिखा हुआ है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, फिर भी आपको 1 मिलियन पीपल को के डेटा को देखने में, समझने में, मैं जानता हूँ आपको 2 से 3 दिन, या फिर मैं अगर आप और ज्यादा डिटेल में देखोगे तो 1 हफ्ता भी लग सकता है, और फिर भी आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी सारी चीजों को आसान करने के लिए हम लेमैन बंदे को समझा। लेमैन कौन होता है? लेमैन एक बंदा, वो आप पढ़ रहे हो पाइथन, आपको पता है कि हाँ भाई मुझको पाइथन पढ़नी है, मैं इस तरीके से अपने डेटा को देख सकता हूँ, उस तरीके से समझ सकता हूँ, उस तरीके से किसी को भी बता सकता हूँ। लेमन पर्सन वो होता है जिसको आपके डेटा से कोई मतलब नहीं है, जिसको जिसको आपकी पाइथन से कोई मतलब नहीं, जिसको आपके कोड से कोई मतलब नहीं, जिसको आपकी किसी भी एक लाइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस सिंपल क्या चाहिए? लेमन पर्सन मैं हूँ, मैंने आपसे बोला कि ऐसे कितने बंदे हैं जिसको जिसकी उम्र 20 से ज्यादा है। अब वो आपका काम है, आप कैसे फाइंड करो। तो इन सारी प्रोसेस को सिंपल करने के लिए, इस बड़ी प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल करने हम चार्ट्स का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास ये एक चार्ट है हिस्टोग्राम। दे प्रोवाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास वही सेम सेम डाटा है, मेरे पास 1 मिलियन पीपल का। अब उसमें से मैंने क्या करा, मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी। पहली कैटेगरी मेरी एडल्ट वाली है, दूसरी मेरी चाइल्ड वाली है, तीसरी मेरी सीनियर सिटीजन की है। अब होगा क्या, जितने भी एज ग्रुप 1 से लेकर के आपके 17 तक के वो सारे मेरे एडल्ट उसमें चले जाएंगे, चाइल्ड में। और 18 से लेकर के 13 तक वाले मेरे, या फिर 40 तक मेरे एडल्ट में चले जाएंगे, और ग्रेटर देन 14 जितने भी मेरे सारे सीनियर सिटीजन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने डेटा को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसी तरीके से जब हम इसका एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो वो चार्ट हमारा हिस्टोग्राम बनना चाहिए। इन द सेंस इस तरीके के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास जो चार्ट है वो हमारे पास है हिस्टोग्राम का चार्ट। ठीक है ना? ये क्या करता है, शोइंग हाउ फ्रिक्वेंटली ईच वैल्यू की हर एक वैल्यू और रेंज कैसे बदल रही है, फिर कैसे आ रही है। हाउ फ्रिक्वेंटली ईच वैल्यू और रेंज ऑफ वैल्यू अकर्स, कैसे वो प्रेजेंट की जा रही है हमारे सामने। ओके, इसको जब हम विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे कि कोड में एग्जैक्टली कैसे लिखा जा रहा है, तो हमारे लिए आई होप ये और ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब हिस्टोग्राम आर स्पेशली यूजफुल फॉर एनालाइजिंग कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा। अब देखो, मैंने आपसे बोला था ना कि हमने क्या करा, 3 ग्रुप डिवाइड करे। पहला ग्रुप मान ली कौन सा था? पहला ग्रुप था मान ली चाइल्ड वाला, है ना? और दूसरा ग्रुप मान ली कौन सा था? दूसरा ग्रुप हमारा था एडल्ट वाला। कौन सा वाला? एडल्ट वाला। और तीसरा ग्रुप, जो वो तीसरा ग्रुप मान ली कि कौन सा था? सीनियर सिटीजन का, एज डॉट एस। तो हमने क्या करा, हिस्टोग्राम है स्पेशली यूज फॉर एनालाइजिंग कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने यहाँ पर बोला 0 से 17 तक यहाँ पर है, और 18 से लेकर के 40 तक यहाँ पर आ गए होंगे, और ग्रेटर देन जितने भी 40 है, 40 से लेकर 60 या फिर 70 या फिर 80 भी बोल सकते हैं, वो सारे हमारे किसमें चले गए? सीनियर सिटीजन में। राइट? सच एज ए मेजरमेंट, सेंसर रीडिंग। सेंसर रीडिंग क्या होती है? हम किसी भी सेंसर को रीड करते हैं तो उस सेंस में हम बोलते हैं, उस सेंस में हमें कौन सा चार्ट बनाना पड़ता है? उस सेंस में हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो उनके जितने भी रिजल्ट आते हैं सभी रिजल्ट को हम किसमें? कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती है, इस वजह से हम उसको किसमें विजुअलाइज करते हैं? हिस्टोग्राम में। राइट?
अच्छा, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी सिंपल टर्म्स की। हिस्टोग्राम इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बार ग्राफ। हिस्टोग्राम एक तरीके का बार ग्राफ होता है। हमने बार ग्राफ ऊपर भी पढ़ा है। हिस्टोग्राम इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बार ग्राफ। एक तरीके का बार ग्राफ है सिंपल। आपने ऊपर बार ग्राफ देखा था जिसमें बार्स होते हैं। दैट शोज द शेप ऑफ योर डेटा, जो कि आपके डेटा की शेप आपको बताते हैं, है ना। अब मैं आपको डिफरेंस इन दोनों में क्या है, बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में, वो भी आपको बताता हूँ। वाइल a regular chart compare different things, जब एक रेगुलर बार चार्ट क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंपेयर करता है, जैसे एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, इन चीजों को कंपेयर करता है। एक हिस्टोग्राम क्या करता है, ये आपको वो शो कराता है कि हाउ सिंगल थिंग, लाइक मैंने आपसे बोला, अभी मैंने आपको एज का डिफरेंस दिया, अब समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास नॉर्मल बार ग्राफ होता है, वो क्या करता है, वो आपको बताता है कि कितने एप्पल्स है। जैसे मैं आपको सब समझाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और मैं उधर की तरह आता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। इस जगह पे मान के चलो मेरे पास इस तरीके की एक लाइन है, ओके। इस तरीके की मेरे पास एक चार्ट है, मान के चलो मेरे पास ये एक ग्राफ है बार, ये दूसरा बार ग्राफ है, ये तीसरा बार ग्राफ है, और ये चौथा बार ग्राफ है। ये वाला आपका क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर कितने एप्पल है ना। ये वाला आपका शो कर रहा है कि कितना ऑरेंज है ना। ये वाला आपका शो कर रहा है कि कितने पोमेग्रेनेट मतलब अनार हुए, है ना। ये वाला शो कर रहा है कितने फ्लावर हुए। अब ये क्या है, ये नॉर्मल बार ग्राफ है। क्या है ये, नॉर्मल बार ग्राफ। अब नॉर्मल बार ग्राफ का काम क्या था, नॉर्मल बार ग्राफ में क्या क्या चीज कंपेयर करी, इसकी परचेज कितनी हुई है, कितने एप्पल गए, कितने ऑरेंज गए, कितने पोमेग्रेनेट गए, कितने गुआवा गए। ये कौन बताता है, ये हमें बताता है हमारा बार ग्राफ, नॉर्मल बार ग्राफ। बट जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो हिस्टोग्राम का सिंपल मीनिंग, सिंपल काम ये होता है कि वो अब हम जब हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो हिस्टोग्राम सिंपली क्या करता है, हिस्टोग्राम हमारा एज पर काम करता है। इसलिए हमारी ये वाला हमारा एज एक ग्रुप है, ये हमारा दूसरा एज ग्रुप है, ये हमारा तीसरा एज ग्रुप है, ये हमारा चौथा एज ग्रुप है। तो इस तरीके के जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पर एज के ऊपर बात करें, केवल हाइट के ऊपर बात करें, तो इन दोनों सेंस में हमने बात केवल एक पैरामीटर की है, बट उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरीके से अकर हो रहा है, वो सारी चीज हमें किसके ऊपर पता पड़ती है, वो सारी चीजें हमें पता पड़ती है हिस्टोग्राम के ऊपर। सेम अभी आपको समझ में आएगा कि बार चार्ट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम और हिस्टोचार्ट किस तरीके से डिफरेंस है। जो बार ग्राफ होता है वो हमारा काम करता है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है वो हमारा काम करता है एज पे और हाइट। ओके, अब आपको दोनों चीजों में डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं एनालॉजी के थ्रू। या अब हम बात करते हैं एनालॉजी की। या इमेजिन यू हैव हाइट ऑफ 100 पीपल। आप मान के चलो आपके पास एक हाइट, आपके पास एक चार्ट है, और आपके पास एक डेटा है। डेटा किसका, 100 लोगों का। 100 लोगों का आपको क्या बताना है, हाइट है। 100 लोगों की आपके पास क्या है, हाइट है। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एवरी सिंगल हाइट, आपने क्या करा, हर एक हाइट को ना लिख करके आपने बकेट्स बना दी, है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ तो आपके लिए ज्यादा ब्लंडर नहीं होगा देखने में, या, है ना। अब समझने की कोशिश करना। जैसे कि इमेजिन इमेजिन यू हैव अ हाइट ऑफ 100 पीपल, आपके पास 100 लोगों की हाइट है। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एवरी सिंगल हाइट, आपने हर एक हाइट को लिखने की बजाय आपने क्या करा, कुछ बकेट्स बना दी, है ना। बकेट्स बनाने का मतलब देखो, अगर मैं आपको बेसिक बेसिक मीनिंग बताऊं कि हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में क्या डिफरेंस है, आपसे पूछेगा इसमें भी बार से और पैराग्राफ में भी बार है, फिर भाई डिफरेंस क्या रहा है इन दोनों में। डिफरेंस इन दोनों में ये रहा कि आपका जो बार चार्ट होता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को आपस में कंपेयर करता है, और हिस्टोग्राम आपका एक ही पैरामीटर को किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसमें, वो बताता है। और एनालॉजी भी इधर वही लिखी गई है। एनालॉजी में क्या लिखा है, एनालॉजी में सिंपली इमेजिन यू हैव हाइट ऑफ 100 पीपल, आपके पास 100 लोगों की हाइट है। आपने हर एक हाइट को न लिखने की बजाय आपने क्या करा, 3 बकेट बना ली। पहली बकेट में क्या है, जिसकी हाइट 5 से लेकर के 5.5 फीट तक है, आपने वो रख दिया। दूसरी बकेट में 5.5 से लेकर 6 फीट तक जिनकी हाइट है, आपने उसको रख दिया। और तीसरी बकेट आपने जो बनाई जिसकी हाइट 6 से ज्यादा, 6.5 के भीतर भीतर। अब आपने क्या किया, अब अगर अगर आपके पास 100 लोग भी हैं, तो मैं आपसे बोलता हूँ किसी की भी हाइट 5 या 6.5 से कम ज्यादा ही होगी, 5 से ज्यादा होगी, 6.5 से कम होगी। तो अब होगा क्या, मैं जब आपसे पूछूंगा भाई मुझे ऐसा बताओ, मुझे इन 100 वर्कर है ये मेरे, मुझे इनके लिए कपड़े सिलवाने हैं, अब मुझे ये बताओ इनकी हाइट कितनी है। तो आप ये ऐसा तो नहीं बोलोगे भाई रामू की हाइट 5.5 है, श्याम की हाइट इतनी है, अंकित की हाइट इतनी है, शौर्य की हाइट इतनी है, ऐसा तो नहीं बताओगे आप। आपने सिंपल क्या कहा, मेरे पास 30 वर्कर है जिनकी हाइट
5.5 से लेकर 5.5 है, तो आपने जनरल, आपने स्टैंडर्ड साइज बना दिया कि भाई मैं 5.5 रखता हूँ अपना स्टैंडर्ड साइज 30 बंदों के लिए, जिसमें कि अगर किसी की हाइट 5 से ज्यादा हुई तो वो कटवा लेगा, 5 से कम हुई तो उसके लिए तो ठीक ही है। सेम उसी चीज को आपने पेरीमीटर को सेट करते हुए आपने सिंपल क्या किया, इन तीन बकेट्स को बना लिया। देन काउंट हाउ मेनी पीपल फॉल इनटू ईच बकेट। आपने फिर क्या किया, आपने हर एक बंदे को काउंट करा कि भाई ये बंदा किस बकेट में जा रहा है। जैसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट बस। या आपने बोला कि मेरे पास ये पीपल वन, और इस पीपल वन की हाइट है 5.3, मतलब 5 फुट 3 इंच। अब आपने देखा ये वाला इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, इसको दे दो बकेट वन, तो ये चला गया बी वन में। अच्छा, दूसरा बंदा है जिसकी हाइट है 5.4, अब आपने देखा 5.4 तो इसी में आ जाएगा, इसको भी दे दो बकेट वन। तीसरा बंदा आपने देखा जिसकी हाइट है 6.4, वो 6 फुट 4 इंच। अब आपने देखा वो चला गया इसमें, तो आपने क्या करा, उसको दे दिया आपने बकेट थ्री, है ना। इसी तरीके से आपने क्या करा, सारे डेटा को देखो, पेरीमीटर तो एक ही रहा हाइट, बस वो किस तरीके से अकर हो रही है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो आपने बताया अपने हिस्टोग्राम में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, वो इसी तरीके का ही आ गया हिस्टोग्राम, है ना। अब इधर आ जाओ, मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा अभी रेड करता हूँ जिससे कि विजिबल हो जाए आपको। या दिस इज द बकेट वन, दिस इज द बकेट वन, दिस इज द बकेट टू, ये बकेट टू है और ये हमारी है बकेट थ्री। तो इस वाली बकेट में कौन से बंदे हैं, इस वाली बकेट में वो बंदे हैं जिनकी हाइट 6 से ज्यादा है और 6.5 से कम है। इस वाली हाइट में कौन से बंदे हैं, ये वाले बंदे। अब देखो समझने की कोशिश करना, अब इस वाली बार चार्ट से फायदा क्या हुआ, अगर मैं उसमें लाइक मैं अगर मैं जैसे मेरे पास ये डेटा था 100 बंदों का, मुझे कपड़े सिलवाने हैं इनके, मैं एक इंडस्ट्री का मालिक हूँ, ओके। अगर मैं विजुअलाइज करने के लिए बार चार्ट का यूज करता तो वो मेरे लिए रेलिवेंट था क्योंकि वहां पर कंपैरिजन होता। पर इस केस में किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक पैरामीटर के बेस पर मुझे चेक करना था, मैंने हिस्टोग्राम का यूज किया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सबसे ज्यादा कपड़े कौन सी कैटेगरी के बनवाने हैं। हाँ भाई, सबसे ज्यादा मुझे कपड़े बनवाने हैं इस वाली कैटेगरी के, वो कौन सी कैटेगरी के, बी टू के, मतलब बकेट टू के। तो मैं सबसे ज्यादा फोर्स अपने कहा लगाऊंगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा कि भाई मेरा सबसे ज्यादा वर्कर जो है वो मेरे बकेट टू में अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अभी कपड़े की डिमांड है वो हमारी 5.5 से 6 फीट वालों के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हो कि किस तरीके से आप क्या करोगे, अपने हिस्ट्री चार्ट को किस मतलब डेटा के अकॉर्डिंग वेरी करोगे। इन दिस ग्राफ ऑफ 100 इमेजिनरी पीपल सॉर्टेड देम इनटू अ बकेट, और 100 पीपल हमने किस तरीके के बकेट में सेट कर दिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अब समझो, इसमें तीन चीजें हैं आपकी इस वाले ग्राफ में। सबसे पहली चीज है आपकी बॉटम। बॉटम क्या है, हाइट रेंज। यहाँ पर आपने क्या बता दिया, यहाँ पर आपने बता दिया हाइट रेंज, मतलब यहाँ पर आपने सबकी क्या दे दी, हाइट्स दी, ओके। फिर आपके पास आया था साइड। साइड में आपने क्या किया, देन टेंथ तक काउंट, आपने नंबर ऑफ काउंट बता दिए साइड में। क्या बता दिया, आपने नंबर ऑफ काउंट बता दिया, ये है आपका सी। क्या आपने ये बता दिया कितने लोग हैं, 0 से लेकर के 60 वाले इस वाली लाइन में यहाँ तक लाई करते हैं। उसके बाद आपने जितने भी लोग लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने वो कहाँ पर रख दिए, आपने वो रख दी एक्स एक्सिस पे, किस पर, सॉरी वाई एक्सिस पे। और जितने भी आपके बॉटम पे वहां पे आपने क्या दे दी, वहां पे आपने हाइट दे दी सबकी। अब बार का काम क्या है, बार टचेस ईच अदर, बार ने अपने एक दूसरे को टच कर रखा है, बिकॉज हाइट इज कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ नंबर। हाइट क्या है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नंबर है। ऐसा तो है नहीं कि लाइक मेरी कंपनी में केवल 5.5 से 5 से लेकर के 5.5 की हाइट के बंदे हैं, उसके बाद सीधा 6 से लेकर के 6.5 तक के बंदे, ऐसा तो नहीं है ना। आपकी मतलब हाइट में 5 से लेकर के 5.5 5.5 के भी है, 5.5 से लेकर के 6 के भी है, 6 से लेकर के 6.5 की भी है। तो आपकी ये कैटेगरी वन हो गई, ये कैटेगरी टू हो गई, और ये कैटेगरी थ्री हो गई। ये तीनों कैटेगरी आपस में कैसी है, ये तीनों कैटेगरी आपस में है कॉन्टिन्यूस। तो इस वजह से आपकी जो बार से आपस में क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, आपस में टच कर रही है। अब आपसे अगर कोई बंदा ये पूछता है कि भाई ये बार चार्ट में बार हमारी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, सेपरेट होती है, लेकिन हिस्टो चार्ट में लाई क्यों करती है, सिंपल मीनिंग है, हिस्टो चार्ट में एक दूसरे से टच इस वजह से करते हैं, बॉटम इन दोनों के सबके सेम होते हैं, आपस में टच करते हैं, बिकॉज द नंबर और पेरीमीटर जिसके बेस पर हम डाटा देख रहे हैं अपना, वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल में हिस्टोग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम जब भी देखो जब हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग के हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, तो हम उस डाटा को ये देखते हैं कि उस सेंटर कहाँ पर है। सेंटर किस बात पर है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके पास ये आ गया आपका, ये आपका चार्ट आ गया, राइट। अब इस चार्ट में जब आप इस तरीके से डाटा को देखेंगे, इस तरीके से, है ना, कुछ लोग मतलब ये एक दूसरे बिल्कुल सिमेट्री होती है। ये थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है,
इस वजह से अदरवाइज यूं करके पूरी सिमेट्री होती है। तो आप उस केस में आप देखते हो यहाँ पर यूं करके एक लाइन खिंचती है, तब आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, ये हमारा सेंटर होता है। तो इस सेंटर को जानने के लिए, इस सेंटर को जानने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो हिस्टोग्राम का। क्योंकि जब भी आपको सेंटर जानना होगा, आपके लिए सिंपली इस तरीके के ब्लॉक्स बने होंगे, इस तरीके से, है ना। तो इन ब्लॉक्स को देख करके आप ये समझ पाओगे कि यहाँ पर आपका सेंटर लाई करेगा, यहाँ पर आपका क्या चीज लाई करेगा, ठीक, ओके। फिर जब आपको सेंटर चेक करना हो तो आप इस तरीके के ब्लॉक्स का या फिर इस तरीके के चार्ट्स का यूज कर सकते हो, सो दैट आपको ये पता पड़ जाएगा कि वेयर द सेंटर ऑफ योर डाटा, कि आपका डाटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अच्छा, अब देखो आप ये पूछोगे कि अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो क्या दिक्कत थी। वहां पर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है आपको अपने डेटा का। डेटा का नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है, आपको अपना डेटा इस तरीके से कहें तो स्लाइसिंग करनी पड़ेगी, या फिर कहा जाए तो अपने डेटा को इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि उसकी सारी जितनी भी वैल्यूज है वो कंटेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाए। दूसरा, स्प्रेड आउट, आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड हो चुका है। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में हमने ये चीज देखी थी कि हमारे वर्कर है, भाई वर्कर हमारे कौन से सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। तो वो आपने देखा था कि आपके वर्कर सबसे ज्यादा B2 में लाई करते हैं, और ये आपने किस तरीके से बता दिया, ये आपने इस तरीके से बता दिया कि क्योंकि आपके पास एक चार्ट था। अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होता तो आप इसको बताने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो सेम एज विद दैट, अब हम ये देखते हैं स्प्रेड आउट, हम जब हमारा डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है वो देखने के लिए भी यूज करते हैं। और आउटलायर, आउटलायर का मतलब ये होता है जब भी हमारी कोई आउटलायर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है। मैं आपको पिछले सब लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप जाकर के एक बार रिचेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता, फिर भी आपके पास आपको मतलब इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे बार चार्ट, फिर हम देखेंगे हिस्टोग्राम। बार चार्ट की बात करें तो ट्रैक्स, ट्रैक्स का मतलब कैटेगरी। आपके पास इसमें बार चार्ट में क्या होती है, आपके पास बार चार्ट में होती है कैटेगरी, फाइन, क्या होती है कैटेगरी, ओके। और हिस्टोग्राम की बात करें तो उसमें आपके पास होते हैं रेंज ऑफ नंबर्स, आपके पास रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं, और कैटेगरी होती है आपके इसमें बार चार्ट में, ओके। आपके बाद गैप की बात करें तो बार चार्ट के बीच में, मतलब जो जितने भी ग्राफ्स बने होते हैं उन सब ग्राफ्स के बीच में जितने भी बार्स होते हैं, उन बार्स के बीच में आपस में क्या होता है, गैप होता है। गैप होता है किसमें, गैप होता है हमारे बार चार्ट में। दोबारा सुन लो, बार चार्ट होते हैं उनके ग्राफ्स के बीच में गैप होता है। वो भी जिस तरीके का होगा, देखो यूं करके, ठीक है ना, मतलब एक ग्राफ यूं कर बना है, फिर दूसरा ग्राफ हो, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं गैप। ये गैप किसमें होता है, ये गैप हमारा होता है बार चार्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी उसकी किसकी, हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, हमारी हर एक बार एक दूसरे से क्या करती है, टच करती है, क्या करती है, टच करती है, फाइन। यू कैन स्वैप द बार अराउंड, आप बार्स को स्वैप कर सकते हो बार चार्ट के अंदर, क्यों, वहां पर हो रहा है डिफरेंस। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने इस तरीके का ये चार्ट बनाया, फिर इस तरीके का चार्ट बनाया, मैंने आपसे बोला इधर एप्पल है, इधर आपने ग्रेप्स है, इधर गुआवा है, इधर क्या है, इधर एप्पल है, फाइन। इधर मैंने आपसे बात करी तो इधर ग्रेप्स है, इधर गुआवा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सेल कितनी हुई है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे 10 टन, 20 टन, 30 टन, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर मैं ग्रेप्स वाले बार को इधर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, वो भी तो वही सेम चीज बताएगा कि सेल कितनी हुई है। लेकिन अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम में बार्स को स्वैप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किस तरीके से हमारे वैल्यू आपस में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस केस में जाकर के हमारी जो बार के अंदर, बार चार्ट के अंदर जितने भी बार्स होती है वो आपस में क्या हो जाती है, वो स्वैप हो जाती है। बट जब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की, तो वो आपस में स्वैप नहीं होती, फाइन। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम में टाइप ऑफ बार प्लॉट। हिस्टोग्राम एक तरीके का बार प्लॉट ही होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, फाइन, ऑफ द डेटा। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो नंबर्स जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, सारी वैल्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, फाइन। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सिंपल, आपने लास्ट वीडियो सारी देख रखी होगी, आई नो। उसके बाद देखो, सिंपल सिंपल यही सारी चीजें हैं, दो कोड देखेंगे उसके बाद हिस्टोग्राम आपका खत्म। सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं इसी वीडियो में कवर कर लूंगा मैं हिस्टोग्राम के। सबसे पहले ये हमारा नॉर्मल सिंटेक्स है, फाइन। नॉर्मल सिंटेक्स के अंदर क्या रखना है, plt डॉट हिस्ट। plt का मतलब प्लॉट करना, हिस्ट का मतलब हिस्टोग्राम, एक्स का मतलब डेटा, जिस डेटा के ऊपर आपको देखना हिस्टोग्राम बना रहा है वो। बिन्स का मतलब नंबर ऑफ बिन्स, का मतलब बकेट्स, आपको बकेट्स कितने डिजाइन करनी है, आपको अपने डेटा को कितने नंबर्स ऑफ बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइन। उसके बाद आती है हमारी डेंसिटी। अगर हमारी डेंसिटी ट्रू होती है, ये हम वैल्यू लिखते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू ट्रू। इफ ट्रू, अगर ये हमारी ट्रू है, नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम टू शो प्रोबेबिलिटी इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, हमारे हिस्टोग्राम को नॉर्मलाइज कर देता है,
और वहां पर क्या करता है, प्रोबेबिलिटी शो कराने लगता है, ना कि फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज हमको बतानी पड़ती है लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ बिन्स। रेंज का मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि मिनिमम कितनी लोअर लिमिट हो सकती है और मिनिमम कितनी अपर लिमिट हो सकती है, वो उसको सिमिलर या फिर कहा जाए तो एक सेम नंबर ऑफ बिन्स में, सेम नंबर ऑफ बैकेट्स में डिवाइड कर देगी, जिसका पेरीमीटर सेम होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरी लोअर वैल्यू है मेरी 5, ठीक है ना, हाइट की, और मैक्सिमम वैल्यू है मेरी 6.5, और मुझे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बनानी है 3। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इनको सेम पैरामीटर, सेम नंबर ऑफ, या फिर कहूँ तो सेम पार्टीशन में, सेम पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा, लाइक 5 5 5 से लेकर 5.5, 5.5 से लेकर के 6, और 6 से लेकर के 6.5। फाइन। आफ्टर दैट हम बात करते हैं हिस्ट्री टाइप, हमें टाइप ऑफ हिस्टोग्राम कौन सा चाहिए, वो आपको दिख जाएगा टाइप ऑफ हिस्टोग्राम कौन कौन से है। आफ्टर दैट हम अलाइनमेंट देखते हैं कि हमको किससे अलाइन करना है। फिर हम वेट देखते हैं कि एरो वेट, हमारे के वेट्स कितने हैं हमारे ग्राफ के अंदर। बॉटम देखते हैं कि बेस लाइन हमको वही रखनी है या उससे ऊपर लेकर जानी है। आफ्टर दैट हम आर विथ की बात करें तो रिलेटिव विथ की बात होती है यहाँ पर, तो हमारा मतलब चौड़ाई कितनी रखनी है, कहीं तो विड्थ कितनी रखनी है हमारे ग्राफ की, हमारे बार की, हिस्टोग्राम के अंदर। आफ्टर दैट हम कलर की बात कर सकते हैं, अगर हमें कोई कलर अलग से सेट करना है, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट, पर्पल, जो भी कुछ हमें करना है वो हम इस वाले एट्रीब्यूट्स के थ्रू कलर चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लेवल की बात करें, जिसे हम लीजेंड बोलते हैं, तो वो हम किससे कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम इस लेवल से चेंज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं लॉग की। लॉग में क्या है, अगर ये ट्रू होता है तो वो लॉगरिथमिक स्केल को यूज करता है, बट ये वाला केस आपके पास इतना ज्यादा आएगा नहीं, बट आता है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए कि अगर हम लॉग का यूज करते हैं तो वहां पर हमारा जो स्केल यूज होता है वो हमारा लॉगरिथमिक स्केल यूज होता है, right? तो इस तरीके का सिंटैक्स यूज करके फिलहाल जब तब आप सबसे पहले चार्ट बनाना चाहिए, बहुत बेसिक चार्ट बनाना चाहिए, इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे एट्रीब्यूट्स को बोल्ड करके आप सिंपली आप एक कोड लिखें plt.hist, और हिस्ट के अंदर इस तरीके का एक्सपेरिमेंटर दे दें, एक्स का मतलब हो जाता है आपका डेटा। फाइन। इसके अलावा आपको कुछ भी फालतू दिमाग मारने की जरूरत नहीं है एट द इनिशियल स्टेज, बाद में आपको मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए दिमाग, है ना। तो वहां पर हम चले जाते हैं एक्स वाले पर। अब हम बात करते हैं कोडिंग एग्जांपल्स की। कुछ कोड एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, जल्दी से उन्हें देखते हैं। आप अपनी नोटबुक में या फिर आप गूगल खोले अपने, जो कि मैं हमेशा से करता हूँ, आप उसमें जाकर के एक बार इसको ट्राई जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हर बार का हमारा सीक्वेंस, एक नंबर इंपोर्ट करना, दूसरा नंबर डाटा बनाना, डाटा जनरेशन, तीसरा नंबर देखो ये आ गया, ये आ गया थर्ड, ये आ गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, एक्चुअल प्लॉटिंग कैसे करते हैं हिस्टोग्राम की, वो देखने वाले हैं। plt.hist रिच वाला हमारा डाटा, डाटा हमने कौन सा दिया, ये वाला डाटा। इसकी जगह मतलब जो मैं आपको ऊपर एक्स बता रहा हूँ वो ये एक्स ही है, वो डाटा ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं आपको। आफ्टर दैट हमने क्या लिखा, बिन्स, 30 बिन्स अपने वो कर दिए, आपने दिखा दिया। आफ्टर दैट हमने कलर दे दिया स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर में बनाना है। एज कलर का मतलब है आपने इस तरीके का कोई बार बनाया है तो वहां पर ये जो एज का कलर है, ये वाला एज कलर मैंने अगर दे दिया, ये येलो बनाना है तो इस तरीके से येलो हो जाएगा मेरे एज का कलर, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा एज कलर। फाइन। आफ्टर दैट हमने सेम यहाँ पर नेमिंग कर दी, एक्स लेवल क्या रखना है, वाई लेवल क्या रखना है, टाइटल क्या रखना है, plt डॉट शो, और यहाँ पर आकर के हमारा हिस्टोग्राम का चार्ट बन चुका है। बहुत सिंपल है, आप भी एक बार ट्राई करो। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले कोड के ऊपर। इस वाले कोड में हम सिंपल से वही मेथड हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। आफ्टर दैट एस एन एस सीबॉर्न हमने इंपोर्ट किया। सीबॉर्न क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉट की तरह, विजुअलाइजेशन के लिए यूज की जाती है, इसको भी हम आगे सीखेंगे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं नंपाई में, नंपाई न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, न्यूमेरिकल पाइथन के लिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या किया, डाटा जनरेशन, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फिर हमने क्या किया, डेटा विजुअलाइजेशन, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, डाटा दिया, बिल्स बताए, केडीई ट्रू किया, कलर हमने लाइट ग्रीन रखा, एज कलर हमने रेड रखा। आफ्टर दैट हमने क्या करा, फोर्थ पॉइंट पे लेबलिंग करी, एक्स वाई की, टाइटल दे दिया, plt डॉट शो, फिफ्थ पॉइंट हमारा चार्ट जनरेट हो चुका है। फाइन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। फिर हम एक और देखते हैं तीसरा वाला, इसमें भी वही सब हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा लेबलिंग चेंज हुई है। कैसे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने क्या किया, देखो पहला वाला हमने स्टेप वही इंपोर्टिंग करी है। आफ्टर हमने यहाँ से क्या किया, डेटा बनाया, यहाँ से हमने दो डेटा बनाए, एक एक्स और एक वाई, वाई मतलब कि यहाँ पर डेटा वन और डेटा टू। आफ्टर दैट हमने क्या किया, क्रिएटिंग सब प्लॉट विद मल्टीपल हिस्टोग्राम, फिगर दे दिया, एक्सिस बना दिया। ये हमारा कौन सा वाला स्केल था, ये उप्स वाला वेरिएंट था, जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। plt डॉट सब प्लॉट, एरो वन, एरो एन, एरो वन, एन कॉलम्स टू, फिगर साइज हमने दे दिया 12/4। फिर हमने क्या करा, एक देखो यहाँ पर हमने दो एक्सिस बनाए, एक्सिस वन और एक्सिस टू। अब ये मेरे ग्राफ कितने बनेंगे, ये मेरे दो ग्राफ बनेंगे। फाइन।
एडिंग लेबल्स एंड टाइटल फॉर AX इन AXE। आप इसका ना आप ऐसा करो, इस वाले को आप कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से आप अपने इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले जाकर के आप इसको नोटबुक पे ट्राई करो। आई आई विल मेक श्योर ये आपको एक इंटरेस्टिंग वे दिखाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, इस वाले में आपको देखो ये एक चार्ट बनेगा एक्स एक्सिस पे वन, और ये आपका बनेगा दूसरा चार्ट, ये आपका बनेगा येलो और ये बनेगा पिंक। इसमें दोनों एज कलर दोनों में ब्लैक है। ये हिस्टोग्राम वन का चार्ट है, हिस्टोग्राम टू का चार्ट है। अब देखो फॉर लेबल से अब हमें लेबल ऐड करना है। लेबल के लिए क्या है, फॉर एक्सिस एंड एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमें लिख देंगे दोनों पे वैल्यू वैल्यू, और इस पर हमें लिख देंगे वाई। तो ये हमारी सिंपली लेबलिंग का ये एक और मेथड है। मेथड क्या है, इसमें केवल फॉर लूप का यूज किया गया फॉर लेबलिंग। हमें बार बार पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर लूप के थ्रू जितनी भी एक्सेस होंगे दोनों पे मेरे वैल्यूज लिख जाएगी, जितनी भी वाई एक्सेस होंगी दोनों पे मेरे फ्रीक्वेंसी लिख जाएगी। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर क्या किया, लेआउट के एडजस्ट कर दिया, टाइट लेआउट मतलब कॉम्पैक्ट व्यू हो जाएगा इसका। एंड आफ्टर दैट मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पर आकर चार्ट डन। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट में बस इतना ही, और फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं और जल्दी से अपनी मशीन लर्निंग को शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट भी एक तरीके का चार्ट है। पाई चार्ट सिंपली होता क्या है, पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट है। सर्कुलर चार्ट के अंदर होगा क्या, आपकी जितनी भी वैल्यू आप सर्च करोगे वो सारी आपकी इस तरीके से परसेंटेज वाले व्यू में चली जाएंगी। इज अ सर्कुलर स्टैटिकल प्लॉट। ये सर्कुलर प्लॉट है दैट कैन बी डिस्प्लेड ओनली वन सीरीज ऑफ डेटा। ये केवल एक सीरीज ऑफ डेटा को ही डिस्प्ले करता है। एंड द एरिया ऑफ द चार्ट इज टोटल परसेंटेज ऑफ द गिवन डेटा। और ये हमारा मान के चलो हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है ना। वो वाला मैं आपको देता हूँ, 100 लोगों का डेटा है। अगर मैं बोलता हूँ मेरा ये जो पाई चार्ट बनाना है मुझे, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा पाई चार्ट का जो ग्राफ है, एरिया है, वो मेरे 100 लोगों के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब मैंने बोला कि ऐसे कितने लोग हैं तो 6.5 से ज्यादा वाली एज, ज्यादा मतलब ग्रेटर देन है। या फिर मैं बोलता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेटर देन 6.5 हाइट की है, कितने लोग हैं जो ग्रेटर देन 6.5 वाली हाइट की है। तो जब मैं पाई चार्ट बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके का बन के आएगा कि भाई 10% ऐसे बंदे हैं अभी भी जो 6.5 की हाइट से ज्यादा है, और बाकी बच्चे कितने हैं? बाकी बच्चे कम है। तो इस तरीके के चार्ट्स को, इस तरीके के डेटा को जब हम देखते हैं तो उस केस में हमें किस चार्ट को बनाना पड़ता है, शेप चार्ट, उस केस में हमें बनाना पड़ता है पाई चार्ट। अब ये वाइडली यूज कहाँ किया जाता है, यूज किया जाता है बिजनेस प्रेजेंटेशन में। बिजनेस प्रेजेंटेशन में यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसानी से बन जाता है, राइट, बहुत ही आसानी से बन जाता है। एंड द सेकंड थिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड, और सबसे पहले लेमैन के लिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है ना। और क्या कहा जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव, या फिर कहें तो डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव की एक्सप्लेनेशन है। कौन सी एक्सप्लेनेशन है? डिस्क्रिप्टिव। बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन, राइट। और चौथा रिपोर्ट्स में, जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं इस तरीके की, कितने लोग रह गए, कितने लोग चले गए, कितने लोग बचे, तो उसमें भी आपका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आफ्टर दैट डैशबोर्ड्स पर, डैशबोर्ड पर क्यों, मैं सिंपल आपसे बोल रहा हूँ, इजी टू बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि मैंने आपसे सिंपल बोला, इस तरीके का चार्ट दिया, मैंने आपसे बोला ऐसे कितने लोग हैं जिनको लाइक मिर्ची खाना पसंद है, आपने बोला 10%, बाकी 90 को मीठा पसंद है। तो इस तरीके के आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो मेनली यूज किया जाता है बिजनेस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि वहां पर आपके लिए चीजों को विजुअलाइज करना। देखो एक बार को मैंने आपसे बोला कि भाई आप हिस्टोग्राम को देखो, अब हिस्टोग्राम को समझने के लिए भी बंदे को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस वाली लाइन में क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। बट जब मैं बात करता हूँ अपने पाई चार्ट की, पाई चार्ट में कोई भी बंदा समझ जाएगा कि भाई दो तरीके की वैल्यूज है, एक 90%, एक 10%। 10% में वो लोग होंगे जिनकी माइनॉरिटी होगी, और 90% में वो लोग होंगे जिनकी मेजोरिटी होगी। तो उस तरीके के डेटा को मेनली रिपोर्ट्स में, बिजनेस प्रेजेंटेशन में, और कहा जाए तो डैशबोर्ड्स पर यूज किया जाता है, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत जल्दी लोगों को समझ में आता है। सिंटैक्स इसका वही सेम सिंपल अपने रिचुअल, plt डॉट पाई, हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्ट, बार बनाना है तो बार, इस तरीके से plt डॉट पाई, पाई के बाद डेटा, डेटा के बाद एक्सप्लोर करना है, नन लेबल्स देना, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग करने आपको लेबल्स देने, कलर सेट करना है, ऑटो वेट का मतलब होता है स्ट्रिंग यूज टू लेबल द वेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको नन कर देना। आफ्टर दैट शेडो देनी है, अगर शेडो बनानी है आपको, यूज टू क्रिएट शेडो, शेडो बनानी है अगर आपको चार्ट की तो बना देना। आफ्टर दैट आपका सिंपल इस तरीके से आपका पाई चार्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इन सब के ऊपर अपन एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जल्दी से, तो दैट हमारे पास जितनी भी हमने अभी तक नमपाई
मैक प्लॉट और pandas ये सब देखिए, वो सारी चीज़ हमारे लिए एक्चुअल कैसे यूज़ की जा रही है इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, वो हम सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने देखा। और हाँ, हमने यहाँ पर आकर के 3D ग्राफ्स और चार्ट्स की भी बात की है। ये भी मैटप्लॉट में मैंने इस वजह से ले लिया बिकॉज इसकी एक अलग से छोटी सी कहा जाए तो एक सब पार्ट रहता है ये 3D ग्राफ का और चार्ट का, जिसके अंदर मतलब मेनली आपके ऐसे पार्ट ऐसे ग्राफ्स आते हैं जो कि आपके मशीन लर्निंग के अंदर यूज किए जाते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बहुत सी तौर पर होता क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर आपके ट्रिपल एक्सेस में काम होता है। ट्रिपल एक्सेस का मतलब ये कुछ इस तरीके की एक्स एक्सेस होगी, एक इस तरीके की वाई एक्सेस होगी और एक इस तरीके की जेड एक्सेस होगी। अब यहाँ पर इस तरीके से कोई ग्राफ बना हुआ होगा। अब देखो इस तरीके का ग्राफ आपको समझ में आना बहुत तगड़ी काम है। इस तरीके का ग्राफ होगा, देखो इस तरीके का ग्राफ, और इस तरीके का ग्राफ आपको समझ में क्या आएगा कि वहां पर जाकर के ना, जब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा घुमाएंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको, इस तरीके का, इस तरीके का मतलब ये इसका सरफेस है, ये सब। तो मतलब इस तरीके के ग्राफ को अभी आपको समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब हम मशीन लर्निंग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, एक दो ग्राफ हमारे आएंगे उस वाली कैटेगरी में, तब आकर के उसको भी खत्म कर देंगे हम। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अब आपको वीडियो सीरीज के लेक्चर मिलते रहेंगे। और सॉरी फॉर द डिले बट थैंक्स फॉर द सपोर्ट। मैंने देखा कमेंट बॉक्स में काफी लोगों ने मैसेज किए हैं। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, बाकी आपको लेक्चर के जो वीडियो लेक्चर्स और नोट्स है वो दोनों ही ग्रुप में मिल जाएंगे। और वन थिंग, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहती है, जैसे जैसे जो भी कुछ है, जितने भी नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको वहीं पर मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।